हाय, मैं हूँ डॉक्टर पार्थ शाह। आपको बच्चेदानी में मसा है। ये मसा क्यों होता है? कैसे होता है? किस कारण से होता है? क्या इसकी ट्रीटमेंट शक्य है? क्या ट्रीट होने के बाद भी वापस हो सकता है? बहुत सारे सवाल होते हैं दर्दी के दिमाग में कि जब उनको ये बोला जाता है कि आपकी बच्चेदानी में एक पॉलिप है या मसा है या रसोली है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एंडोमेट्रियम पॉलिप होता क्या है? देखो, बच्चेदानी के दो लेयर्स होते हैं। एक होता है अंदर का लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। एक होता है बाहर का लेयर जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं। मायोमेट्रियम कांस्टेंट लेयर होता है, मतलब वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ना तो बढ़ता है ना तो कम होता है, वो एक कांस्टेंट रहता है। जो कि एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ धीरे धीरे वो भी ग्रो होता है, और एट द एंड ऑफ साइकिल जब पीरियड आता है तो वो एंडोमेट्रियम शेड आउट होकर पीरियड के साथ बाहर आता है। ये एंडोमेट्रियम एक सिमेट्रिकल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ता है, मगर कोई कारण से वो एंडोमेट्रियम के कोई पर्टिकुलर हिस्से में वो ओवर ग्रोथ होने लगे तो धीरे धीरे वो स्वेलिंग होने लगता है और उसमें से वो पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे होता है एंडोमेट्रियल पॉलिप। अब एंडोमेट्रियल पॉलिप कहाँ पे हो सकता है? बच्चेदानी में अगर वो ऊपरी हिस्से में हो तो उसको एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं। अगर वो बच्चेदानी के निचले हिस्से में सर्विक्स के पास हो तो उसको सर्वाइकल पॉलिप कहते हैं। ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नॉर्मल पॉलिप। नॉर्मल पॉलिप बेसिकली प्योरली एंडोमेट्रियल ग्रोथ के कारण होता है। दूसरा होता है फाइब्रोइड पॉलिप। फाइब्रोइड मतलब एक चर्बी की गांठ होती है जो मायोमेट्रियम मतलब यूट्रस के बाहरी लेयर में बनती है, पर वो जब ओवर ग्रोथ होती है वो एंडोमेट्रियम के अंदर की तरफ इंपिंज होने लगती है तो एंडोमेट्रियम प्रोट्रूड होता है और वो पॉलिप की तरह दिखता है, जिसको कहते हैं फाइब्रोइड पॉलिप। तीसरा होता है कैंसरस पॉलिप। कोई भी कैंसरस टिश्यू जब एंडोमेट्रियम में ग्रो होने लगती है तो उसके कारण भी जो स्वेलिंग बनती है जिसको कैंसरस पॉलिप कहा जाता है। अब ये पॉलिप होता क्यों है, किस कारण से होता है? बेसिकली तीन ही कारण होते हैं। सबसे पहला, ये पॉलिप होने का मेन कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। एंडोमेट्रियम का ग्रोथ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बैलेंस के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई कारण से ईस्ट्रोजन हार्मोन एक्सेस अमाउंट में आने लगे और ज्यादा ड्यूरेशन तक वो एक्सेस अमाउंट में रहे तो एंडोमेट्रियम का पर्टिकुलर एरिया कि जहां पे सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई है, ज्यादा खून का बहाव है, वो एरिया ओवरग्रो होने लगता है और धीरे धीरे वो पॉलिप में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा कारण इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कॉज इरिटेशन। फॉर एग्जाम्पल थ्रॉट इन्फेक्शन है, इरिटेशन होगा, वहां पे स्वेलिंग होगा, थ्रॉट में रेडनेस आने लगेगी। सेम चीज एंडोमेट्रियम में होता है। एंडोमेट्रियम में इन्फेक्शन होने के कारण इरिटेशन डेवलप होगा, जिसके कारण स्वेलिंग होगा, ब्लड सप्लाई ज्यादा बढ़ेगा और इसके कारण वहां पे एंडोमेट्रियम का ओवर ग्रोथ होगा, जिसके कारण पॉलिप फॉर्मेशन हो सकता है। तीसरा और रेयर कारण कैंसर। अगर कैंसरस टिश्यू डेवलप हो रही है, सेल का अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, तो ऐसे केस में भी पॉलिप बन सकता है। तो ये कारण से पॉलिप बन सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज आपके लिए कि आप कैसे पता लगा सकते हो या कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि आपको पॉलिप है या हो सकता है। तो उसका सबसे मेन लक्षण होता है माहवारी में बदलाव। अगर आपकी माहवारी अचानक से ज्यादा आने लग रही है, ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, या ज्यादा समय के लिए ब्लीडिंग होने लगता है, या फिर ब्लीडिंग खत्म होने के बाद आपको ब्लैकिश ब्राउनिश स्पॉटिंग 2 से 3 दिन तक रहता है, या फिर दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में आपको स्पॉटिंग हो रहा है, तो ये माहवारी में पॉलिप के कारण बदलाव होते हैं। दूसरा कारण है पेट में दर्द होने की समस्या। पेट में तभी दर्द होता है जब वो पॉलिप की साइज बहुत ज्यादा होती है। 2 to 3 सेंटीमीटर तक होने के बाद पेशेंट को पेट के निचले हिस्से में पेन की अनुभूति होती है। तीसरा लक्षण होता है इनफर्टिलिटी, मतलब बच्चा नहीं रुकने की समस्या। अब पॉलिप एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन की जगह पे अगर रहता है, मतलब ऊपरी हिस्से में अगर पॉलिप होता है, तो जब भी एम्ब्रियो बनता है और बच्चेदानी में इम्प्लांट होने के लिए आता है तो उसको प्लेस नहीं मिलती और वो पीरियड के साथ बाहर आ जाता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को, कपल्स को बच्चा रुकता नहीं है। कई बार पॉलिप के कारण एबॉर्शंस भी हो सकता है, क्योंकि वो एंडोमेट्रियम में स्पेस को ऑक्यूपाई करके बैठा है
और ऐसे टाइम पे जब बच्चा वहां इम्प्लांट होता है और ग्रो करने की कोशिश करता है तो उसको आजू बाजू में स्पेस नहीं मिलने के कारण वो ब्लीडिंग के साथ एबॉर्ट हो जाता है। चौथा लक्षण है पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग। ये बहुत जरूरी चीज है। पोस्ट मेनोपोज मतलब कि ऐसी लेडी कि जिसका 40 साल से ज्यादा उम्र है और उसको 1 साल से ज्यादा पीरियड नहीं आया है। अगर ऐसे पेशेंट में अचानक से ब्लीडिंग आने लगता है तो उनको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसे एंडोमेट्रियल पॉलिप कैंसरस पॉलिप होने के चांस रह सकते हैं। अगर पॉलिप्स बच्चेदानी के निचले हिस्से में मतलब सर्वाइकल पॉलिप होता है तो भी इनफर्टिलिटी होता है, क्योंकि वो स्पर्म्स को आगे बढ़ने के रास्ते में रुकावट करता है। और ऐसे पेशेंट्स में पोस्ट कॉइटल या ड्यूरिंग इंटरकोर्स ब्लीडिंग भी होता है। तो ये सब लक्षण होने से आप अंदाजा लगा सकते हो कि पॉलिप हो सकते हैं। अब ये पॉलिप है तो उसका पता कैसे लगाया जा सकता है, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है? तो इसके लिए 2 से 3 मेथड होती है। सबसे मेन होती है अल्ट्रासोनोग्राफी। ये एकदम सिंपल प्रोसीजर है, इससे हम पॉलिप को देख सकते हैं। अगर उसमें डॉपलर अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाए तो पॉलिप में जो ब्लड वेसल सप्लाई दे रही है वो ब्लड वेसल को हम कंफर्म कर सकते हैं और उससे हम कंफर्म कह सकते हैं कि ये एंडोमेट्रियल पॉलिप ही है। 3D 4D सोनोग्राफी से हम वो पॉलिप को लोकलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड होता है सलाइन सोनोग्राफी। इसमें हम बच्चेदानी में सलाइन इन्फ्यूज करते हैं और अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम से हम चेक करते हैं कि बच्चेदानी के अंदर कोई भी ऑक्यूपाइंग लेजन है कि नहीं। अगर है तो उसको हम पॉलिप कह सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्रोस्कोपी जो ओपीडी बेस पे भी की जा सकती है, जिसमें हम दूरबीन के माध्यम से पॉलिप को देख सकते हैं। तो ऐसे हम पॉलिप्स का डायग्नोस कर सकते हैं। अब पॉलिप पता चल गया, अब इसको मैनेज कैसे करें, इसकी ट्रीटमेंट कैसे करें? तो उसके लिए हमें पॉलिप के कारण के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अगर वो हार्मोनल इम्बैलेंस से हो रहा है और पेशेंट को प्रेगनेंसी के लिए कोई प्लानिंग नहीं करना होता है तो हम पेशेंट्स को प्रोजेस्टेरोन पिल्स देते हैं 4 से 6 महीने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि पेशेंट को कैसा है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, पॉलिप की साइज रिड्यूस है, तो फिर हम ऐसे पेशेंट को आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं देते। दूसरा, अगर इन्फेक्शन है, इसके कारण पॉलिप हो रहा है, तो हम इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके कारण पॉलिप्स धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। और ऐसे केसेस में पॉलिप रिकवर होने के चांस ज्यादा रहते हैं। अगर पेशेंट को पॉलिप सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है या फिर उसको बहुत पेन हो रहा है या प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो ऐसे पेशेंट में उसको सर्जिकली रिमूव करना होता है। तो उसके लिए एकदम सिंपल प्रोसीजर है, जिसमें हम हिस्ट्रोस्कोपी से पॉलिप रिमूव करते हैं। एकदम सिंपल वे में किया जाता है, 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है। जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, एक दूरबीन को नली के माध्यम से बच्चेदानी में प्रवेश कराया जाता है, पॉलिप को देखा जाता है। दूरबीन से जब पॉलिप दिखता है तो उसके बेस से वो पॉलिप को काट के क्रॉस करके उसको बच्चेदानी से बाहर निकाल दिया जाता है। हार्डली 15 मिनट का प्रोसीजर है। 4 से 6 घंटा हॉस्पिटल में स्टे रहता है। बाकी कोई पेन होता नहीं ऐसी प्रोसीजर्स में। पॉलिप की ट्रीटमेंट हो गई, सर्जिकली पॉलिप रिमूव हो गया। क्या ये पॉलिप दोबारा हो सकता है? क्या सेम लोकेशन पे होगा या दूसरी कोई जगह पे हो सकता है? हाँ, ये पॉलिप हो सकता है, वहां पे भी हो सकता है और दूसरी जगह पे भी हो सकता है। पर ये ना हो, दोबारा होने के चांस हम कैसे कम कर सकते हैं? तो उसके लिए हमें जो पॉलिप के कॉजेटिव फैक्टर्स है, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो रहा है, तो हमें लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी चाहिए जिससे हार्मोन बैलेंस में रहे। रिपीटेड इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जैसे इम्यूनिटी इंप्रूव रहे और बार बार आपको इन्फेक्शन ना लगे। अगर इनफर्टिलिटी के लिए या पेशेंट को कोई कैंसरस कंडीशन है जिसके लिए पॉलिप रिमूव किया गया है तो पॉलिप को जरूर से बायोप्सी में भिजवाना चाहिए, उसका कल्चर बायोप्सी वो सब करवाना चाहिए ताकि हमें कारण पता चले और आगे पॉलिप ना हो, उसके लिए हम उसका ध्यान रख पाए। तो ये था पॉलिप के बारे में A to Z जो आप जान सकते हो ऐसी चीजें। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।